I'm going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JKSSB examinations. Okay. इससे पहले मैं तीन चार जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट. अब जिसने नहीं देखा तो अब पहले एक बार देख लीजिए. ओके. और उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, इलेक्टोरेट वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी. जो इलेक्टोरेट था वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता था, क्लास एंड कम्युनिटी के बीच. ठीक है. ओके. ये मैं पहले करवा चुका हूँ. अब उसके बाद आगे दिल्ली दरबार. दिल्ली दरबार कब? 1911. दिल्ली दरबार कब? 1911. हाँ, दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में. 12 दिसंबर 1911 में. याद रखना दिल्ली दरबार कब लगा, शुरू 12 दिसंबर 1911 में. ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 में. किसके ऑनर पे लगा? इन द ऑनर ऑफ. क्यों लगा था? क्योंकि जो हमारे पास किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी जो आ रहे थे दोनों. ओके. इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी. ओके. वो इंडिया में आए थे तो दिल्ली में ये दरबार लगा था. ओके. तो दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में. इन द ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में? किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी. ठीक है. वो दोनों इंडिया आए थे. ओके. इन 1911 on Arundel Committee recommendations capital from Calcutta to Delhi was shifted. देखो 1911 में क्या हुआ? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अरुणडील कमेटी. याद रखना किसके रिकमेंडेशन पे? अरुणडील कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी. याद रखना इन 1911 ऑन अरुणडील कमेटी रिकमेंडेशंस कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज शिफ्टेड. तो 1911 में क्या हुआ? अरुणडील कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पे जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. कौन सी कमेटी के? अरुणडील कमेटी. पहले जो कैपिटल थी वो कलकत्ता में थी, अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई. नेक्स्ट वन इज़ लॉर्ड हार्डिंग्स बॉम्बिंग केस. उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग बॉम्बिंग केस क्या है? 23 दिसंबर 1912. याद रखना दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911, यहाँ पे 23 दिसंबर 1912. ओके. तो वाइसरॉय वाज एंटरिंग द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली. जैसे हमारे पास वाइसरॉय थे वो जब अभी दिल्ली में एंटर हो रहे थे, इन द प्रोसेशन फ्रॉम चांदनी चौक टू न्यू दिल्ली. मतलब कि बहुत ही भीड़ थी और वो कहाँ पे एंटर कर रहे थे? चांदनी चौक से न्यू दिल्ली तक. याद रख रहे हैं चांदनी चौक से लेकर न्यू दिल्ली तक आ रहे थे. ये बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन हिज कैरेज. और एक उनके जो प्रोसेशन था जो वहाँ पे लोग आए थे, ठीक है, और वो खुद थे, तो उनके ऊपर क्या किया? बॉम्ब गिराया गया. ये बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन हिज कैरेज. ओके. एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सचिंद्र नाथ सन्याल एंड रास बिहारी बोस एस्केप्ड. अब जो दो बंदे थे, एक का नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल और दूसरे जो रास बिहारी बोस, उन्होंने क्या किया? बॉम्ब का अटैक किया और वो वहाँ से भाग चुके थे. ओके. बच के भाग चुके थे. ठीक है. एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सचिंद्र नाथ सन्याल एंड रास बिहारी बोस एस्केप्ड. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिल्ली दरबार कब शुरू हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में. इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज एंड हिज क्वीन मैरी. वो इंडिया में आई थी, उनके ऑनर पे दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 में. 1911 में क्या हुआ? ऑन द रिकमेंडेशन अरुणडील कमेटी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट हुई फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. लॉर्ड हार्डिंग केस में क्या हुआ था? 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1912 में क्या हुआ था? वाइसरॉय वाज एंटरिंग. वो जैसे ही एंटर कर रहे थे इंडिया में, द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली में आ रहे थे, और उनके जुलूस में इन प्रोसेशन ऑफ फ्रॉम चांदनी चौक टू न्यू दिल्ली में क्या हुआ? ये बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन हिज कैरेज. एक मतलब कि बॉम्ब गिराया गया उनके कैरेज में के ऊपर. एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सचिंद्र नाथ सन्याल एंड रास बिहारी बोस एस्केप्ड. और उन दोनों ने क्या किया? सचिंद्र नाथ सन्याल, कौन कौन से थे? सत्येंद्र नाथ सन्याल एंड रास बिहारी बोस. सचिंद्र नाथ सन्याल एंड रास बिहारी बोस वो वहाँ से बच के, मतलब जैसे इन्होंने बॉम्ब का अटैक किया और वहाँ से भाग चुके थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स. पहला जो वर्ल्ड वॉर था और जो नेशनलिस्ट थे उनका क्या रिस्पॉन्स था? इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक. याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 में ब्रिटिश अलाइड विद. ब्रिटिश किसके साथ अलाइड था? जैसे किसका मतलब कि दोस्त, ब्रिटेन अलाइड विद. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक. जो ब्रिटेन अलाइड से वो किसके साथ थे? फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान. ओके. तो ये इसके क्या थे? दोस्त थे. फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान. याद रखना फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए एंड जापान.
फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान। और किसके अगेंस्ट थे? अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। याद रखना किसके अगेंस्ट थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की के अगेंस्ट थे। तो याद रखना ब्रिटेन के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, 1914 से लेकर 1919 तक क्या हुआ, ब्रिटेन के कौन कौन से दोस्त थे, अलाइड थे? वो था हमारे पास आगे फ्रांस आ गया, रशिया आ गया, यूएसए आ गया। फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान। फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान। फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान। और अगेंस्ट किसके थे? हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और टर्की। ओके, आई होप एवरीबॉडी नो मोर टू द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स वाज टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वॉर वाज थ्रीफोल्ड। द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, अब नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था? टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वॉर वाज थ्रीफोल्ड। मतलब कि जो इंडियन, द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वॉर वाज थ्रीफोल्ड, कि जो इंडियन थी वो क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। लेकिन उनकी 3 शर्तें होगी। क्या? द मॉडरेट्स सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर, कि जो मॉडरेट्स है वो इस वॉर में क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कि उनका एक कर्तव्य है। ओके, उनकी एक ड्यूटी है, पहला। दूसरा, द एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक हु वाज रिलीज इन जून 1914 सपोर्टेड द वॉर एफर्ट इन द मिस्टेकन बिलीफ दैट ब्रिटेन। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है, जिनको रिलीज़ किया गया 1914 में, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपना सपोर्टेड द वॉर एफर्ट ऑन द मिस्टेकन बिलीफ दैट ब्रिटेन, ठीक है, वुड रिपे इंडियंस लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब उन्होंने भी सपोर्ट करने की वो की कि भाई मैं भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो जो भी ब्रिटिशर है उनको हमारी इंडिया के लिए मतलब कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए, ठीक है, हम खुद राज करेंगे, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट। तब हम क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे इस वॉर में। द रेवोल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज़ टू वेज ए वॉर एंड लिबरेट द कंट्री। जो भी रेवोल्यूशनरीज थी डिसाइडेड द टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, जो रेवोल्यूशनरीज थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अभी ये मौका मिला है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए? का फ़ायदा उठाना चाहिए। वेग ए वार एंड लिबरेट द कंट्री, ठीक है, कि हमें भी वार लड़ना चाहिए और अपने देश को क्या करना चाहिए? आज़ाद करना चाहिए, ठीक है। कि यही कि जो ब्रिटिशर हैं मतलब इनके साथ बाहर वार हो रही है, ठीक है, और हमें भी क्या चाहिए? हमें भी वार करना चाहिए किसके? ब्रिटिश के अगेंस्ट, और ताकि हमें जल्दी आज़ादी मिले। ओके, तो इनका था कि भाई पहले भी उनको भी प्रेशर ऊपर से, और यहाँ से भी हम वार करेंगे तो वो हार जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। द नेशनल रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द वॉर वॉज थ्री फोल्ड। द मॉडरेट सपोर्टेड द एम्पायर, जो मॉडरेट थे वो एम्पायर को सपोर्ट करना चाहते थे इन द वॉर एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, है ना। मॉडरेट्स को लगा कि भाई ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें ये निभानी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनको 1914 में रिलीज़ किया जेल से, और उन्होंने, ठीक है, वो वाज रिलीज इन जेल 1914। उन्होंने क्या किया? सपोर्ट द वॉर इस इन द मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटिश वुड रिपे इंडियंस लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि जो ब्रिटिशर वो हमें अपनी गवर्नमेंट मतलब कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। ओके, गेटिंग? तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बदले में हमारी अपनी गवर्नमेंट हमें बनाने देंगे यहाँ पे। ओके, द रेवोल्यूशनरी डिसाइड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज ए वॉर एंड लिबरेट द कंट्री। ओके, अब जो रेवोल्यूशनरीज थी उनको था कि भाई अभी वार हो रहा है वहाँ पे, और हम भी यहाँ से भी इनके अगेंस्ट होंगे, तो और यही मौका है हमें अपने देश को आज़ाद करने का। ओके, नेक्स्ट वन इज एनी बसंत विद मोटिव स्वराज managed all India National Congress and Council of Muslim meeting so that they can help in the formation of Home Rule League. एनी बसंत विद मोटिव स्वराज। अब जो एनी बसंत थे उनका क्या मोटिव था? स्वराज्य। मैनेज ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया? मैनेज किया ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और काउंसिल ऑफ मुस्लिम मीटिंग सो दैट दे कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, कि ताकि वो होम रूल लीग बनाने में मदद करेंगे। ओके, इन मुंबई इलेक्शन 1915 में क्या हुआ? मुंबई का इलेक्शन था 1915 में, क्या हुआ? बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स गॉट 8 आउट ऑफ 15 सीट्स, जो मॉडरेट्स थे उसको 8 मिली, ये 8 सीट मिली है 15 सीट में से। तो मुंबई इलेक्शन 1915 में जब इलेक्शन हुआ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मॉडरेट्स को कितनी सीट मिली? 8 आउट ऑफ 15। याद रखना, मॉडरेट्स को कितनी सीट मिली? 8 आउट ऑफ 15। तो इन मुंबई इलेक्शन 1915 में बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स गॉट 8 आउट ऑफ 15। मॉडरेट्स को 8 सीट मिली, किस में? कितने में से? 15 में से। ओके, तो ये आपने याद रखना। इंडियन पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब जो इंडियन थे उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ऑलमोस्ट 1.3 मिलियंस इंडियन सोल्जर्स सर्व्ड अंडर द ब्रिटिश आर्मी इन द ग्रेट वॉर। अब कम से कम
3 जो मिलियन थे इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि उस वार में पार्टिसिपेट किया था। ओके, याद रखना 1.3 मिलियंस जो इंडियंस थे, जो सोल्जर थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी के अंडर काम किया था वहाँ पे वार में। 50,000 लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, और 50,000 के करीब जो थे इंडियन सोल्जर थे उनको मार गिराए, ठीक है, वो मारे गए, ठीक है। इंडियन गेट न्यू दिल्ली वाज मेमोरियल, ठीक है, तो जो इंडियन गेट था न्यू दिल्ली वार मेमोरियल इन्हीं के नाम से। ओके, तो याद रखना ऑलमोस्ट 1.3 मिलियंस इंडियन सोल्जर सर्व अंडर द ब्रिटिश आर्मी इन द ग्रेट वॉर। ओके, 50,000 लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, ब्रिटिश एम्पायर के लिए उन्होंने क्या किया, जब युद्ध था तो 50,000 के करीब वो उन्होंने अपनी शहादत दे दी। इंडियन गेट न्यू दिल्ली वाज मेमोरियल। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। हमारे पास है होम रूल लेक। होम रूल लेक कब शुरू हुआ था? 1916 में, 1916 में हुआ था। स्टार्टिंग किसने किया था? बाय बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो होम रूल लेक वाज स्टार्टेड इन 1916, स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बसंत। एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था? होम रूल लेक स्टार्ट किया था। कब? 1916। तो होम रूल लेक स्टार्ट कब हुआ था? 1916 में, स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बसंत। ओके, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बसंत, याद रखना। तो होम रूल लेक स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बसंत। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में पुणे से स्टार्ट किया था इन महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। तो होम रूल लेक कब स्टार्ट हुआ? 1916 में। किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने एंड एनी बसंत ने। 28 अप्रैल 1916 में पुणे से स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है। तो याद रखना 28 अप्रैल 1916 पुणे इन महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर सेंट्रल प्रोविंस। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस ये चीज़ें फैला था, याद रखना। तो स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक जी 28 अप्रैल 1916, अप्रैल में शुरू हुआ था। इसका मतलब कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने पहले से शुरू किया था ये होम रूल लेक 1916, 28 अप्रैल 1916 पुणे से, मतलब कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका, फिर सेंट्रल प्रोविंस। उसके बाद एनी बसंत ने क्या किया? सितंबर में, इन सितंबर 1916 इन रेस्ट ऑफ इंडिया, और जो भी रेस्ट ऑफ इंडिया था वहाँ पे किसने स्टार्ट किया था? एनी बसंत ने, ठीक है। तो सितंबर में, ठीक है, 1916 में, और रेस्ट ऑफ इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? एनी बसंत ने। तो पहले स्टार्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में, 28 अप्रैल में, पुणे से, मतलब कि इन महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर सेंट्रल प्रोविंस। उसके बाद एनी बसंत ने स्टार्ट किया था इन सितंबर 1916 इन रेस्ट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि इनके ऑब्जेक्टिव मकसद क्या था? और जो एनी बसंत थी उन्होंने क्या किया था? सितंबर 1916 में रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बचा हुआ पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे स्टार्ट किया। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? मकसद क्या था? टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब वो क्या चाहते थे? सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। होम रूल लीग, होम रूल मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था। ओके, फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, वो चाहते थे कि हमारा खुद का राज हो, ठीक है, फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हाँ चलाएंगे तो हम, लेकिन ऊपर उनके हेड ब्रिटिश फिर हो गया, ठीक है। तो याद रखना, तो टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब इसके फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट। इंस्पायर्ड बाय द इरिश, जो ईरान के, ठीक है, फीचर इसके क्या क्या फीचर थे? इंस्पायर्ड बाय इरिश होम रूल लेग, होम रूल मोमेंट, मतलब किससे इंस्पायर थे? इरिश, एरिश होम रूल मोमेंट से। याद रखना किससे इंस्पायर थे ये? एरिश होम रूल मोमेंट से। स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल, इसके क्या थे? ये चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो लोगों तक फैले। यूज्ड मीटिंग्स, न्यूज़पेपर्स एंड कैंपेन्स, उन्होंने क्या किया, किसका यूज़ किया था? न्यूज़पेपर मीटिंग्स और कैंपेन्स का यूज़ किया था। रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टैटल वाज रेडी टू एज्यूम्ड लीडरशिप आफ्टर हिज रिलीज इन 1914, री एश्योर्ड गवर्नमेंट ऑफ हिज लॉयल्टी, ठीक है। जैसे ये जो नतीजा था ये किसका था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तिलक को जैसे रिलीज़ किया था 1914 में, और उन्होंने दोबारा से री एश्योर्ड किया था अपनी लॉयल्टी, ठीक है। द होम रूल लेग मैनली एम्ड एट, उनका क्या एम था? गेटिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेस्ड लैंग्वेज, देखो सेल्फ गवर्नमेंट तो चाहिए, उसके बाद जो भी स्टेट बनेगी वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बनेंगी, लैंग्वेज के बेस पे बनेंगे, ठीक है। इनका कहना था होम रूल लेग वालों का, बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत का। एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भी एजुकेशन होगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, मदर टंग में होगी, या नेटिव और नेटिव लैंग्वेज में होगी, या लोकल लैंग्वेज में होगी। ओके, तो एजुकेशन नेटिव मतलब कि लोकल लैंग्वेज में होगी, मदर टंग में जो भी है उसमें होगी, याद रखना। तो होम रूल लेग मेनली एम्ड क्या था?
गेटिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडिया की विद इन द ब्रिटिश एम्पायर में। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, मतलब यहाँ पे कैसे स्टेट बनेंगे लैंग्वेज के बेस पे। एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। ओके, वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या होगी, एजुकेशन होगी, ठीक है, और वो कौन सी लोकल लैंग्वेज में होगी, ये बात की आपने याद रखना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पास हुआ था 1878 बाय वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने वो ये पास किया था, ठीक है। एम टू सपोर्ट एंड कंट्रोल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, मतलब इनका क्या मकसद था कि भाई वो सपोर्ट और कंट्रोल करे इंडिया जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, हिंदी, उर्दू और बंगाली, याद रखना, हिंदी, उर्दू और बंगाली। दैट मैनली टारगेटेड न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज नॉट इंग्लिश वन। ओके, अब इनका जो टारगेट था कि भाई इंडियन लैंग्वेज के ऊपर उनका टारगेट था कि भाई इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर वो पब्लिश करते हैं तो मैक्सिमम जो उस टाइम मतलब कि इंडियन लोग थे वो बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझ नहीं आती थी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कि ताकि इससे लोगों में एक नेशनलिज्म ना आए अंदर, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता नहीं आए कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है ना, तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रिटिशर करना चाहते थे कि भाई इंग्लिश में हम पब्लिश करेंगे, इनको अलाउ करेंगे कि भाई आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पब्लिश कीजिए। अगर लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करेंगे तो हर इंसान को पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई हमारी इंडिया में चल क्या रहा है, ठीक है, और अंग्रेज़ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि वो चाहते थे कि भाई उनके अंदर अपने राष्ट्र के लिए की भावना ना जागे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पास हुआ था 1878 में, कौन थे, लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इनका एम क्या था, एम टू सुप्रेस एंड कंट्रोल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो भी इंडियन लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होती थी तो उसको मतलब दबाना चाहते थे, ठीक है। जैसे हिंदी आ गया, बंगाली आ गया, उर्दू आ गया, ठीक है, हिंदी, उर्दू और बंगाली में जो न्यूज़पेपर उस टाइम पब्लिश किया जाता था, ठीक है, उनको वो बंद करना चाहते थे। ओके, दैट मैनली टारगेटेड न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज, अगर इंडियन लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता था तो उसको टारगेट किया जाता था, ठीक है, नॉट इंग्लिश वन, ठीक है। इंग्लिश में वो चाहते थे कि भाई आप इंग्लिश में करो, पब्लिश करो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। गवर्नमेंट कुड कन्फिस्केट प्रिंटिंग प्रेसेस, मतलब गवर्नमेंट ये है कि प्रिंटिंग प्रेस भी तोड़ने लग गया है, ठीक है, उनको भी उसके ऊपर भी रोक लगाना शुरू हो गया, ठीक है। उनको पता था कि अगर अपनी लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते रहेंगे तो लोगों में जागरूकता आ जाएगी अपने देश के प्रति, ठीक है, तो वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और हमें यहाँ से भगा देंगे। कुड स्टॉप पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट ट्रायल, ठीक है। अब उन्होंने ये किया कि भाई जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप कोई भी न्यूज़पेपर क्या नहीं कर सकते हो, पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। उनका मेन मकसद था कि हिंदी, उर्दू और बंगाली में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं उनके ऊपर रोक लगाना था, ठीक है, कि अगर ये अपने अकॉर्डिंग पब्लिश करना शुरू हो जाएंगे तो लोगों में पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है देश में। नो राइट टू अपील इन कोर्ट, और उनको पास कोई भी राइट नहीं था कि वो जाके कोर्ट में अपील कर सके। ओके, तो ब्रिटिश फियर्ड ग्रोइंग नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड बाय लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और ब्रिटिश रीजन क्या था, ब्रिटिश को डर था कि ग्रोइंग नेशनलिस्ट फीलिंग, मतलब लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक फीलिंग जाग जाएगी बाय लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर से, ठीक है, कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। ओके, तो लोग इतना बेवकूफ़ में नहीं थे कि उनको नहीं पता चल रहा है कि भाई हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, तो लोग उस टाइम, ठीक है, उनको भी पता चल गया था, ठीक है, कि हमारे ये अंग्रेज़ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो लोग उनको जवाब देना चाहते थे, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ तो हमें बेवकूफ़ समझना चाहते थे ना कि भाई इनको तो शायद हम पता मतलब पता ही नहीं चलेगा इन, ठीक है, तो लेकिन लोगों के अंदर भी अपना देश के प्रति क्या हो गया था, जागरूकता आ गई थी कि हमने इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। ओके, तो ब्रिटिश फेयर्ड ग्रोइंग नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड बाय लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, रिएक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय इंडियन लीडर्स, ठीक है, लीडर्स एंड सीन एज ए रिप्रेसिव लॉ, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो इंडियन लोग थे उनका क्या रिएक्शन था कि भाई ये ऐसे कानून है जो हमें दबाना चाहता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय इंडियन लीडर, मतलब जो इंडियन लीडर थे उन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, ठीक है, एंड सीन एज ए रिप्रेसिव लॉ, रिपील दिस एक्ट। अब 1878 में लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था, 1882 में लॉर्ड रिपन ने, याद रखना, रिपील दिस एक्ट इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन, वो लाए किसने था, लाया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको ख़त्म किसने किया, लॉर्ड रिपन ने, याद रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने, और इसको रिपील किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था और लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया। हाँ, अपील दिस एक्ट इन 18 बाय लॉर्ड रिपन। ओके, तो रिपील दिस एक्ट
रिपील दिस एक्ट इन 1800 बाई लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इस चीज़ को क्या किया, रिपील कर दिया, यहाँ से खारिज कर दी थी। 1882 में क्या किया, जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को खारिज कर दिया। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इस एक्ट को क्या किया था, रिपील कर दिया 1882 में। तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज अ गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या है, किस कब फाउंड की थी, फाउंड 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। याद रखना गदर पार्टी कब आई थी, 1913 में। कहाँ पे फाउंड किया थी, एट सैन फ्रांसिस्को। ओके, फाउंडेड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। इम्पॉर्टेंट, ये मैन लीडर कौन कौन से थे, ठीक है, किसने फाउंड की थी, फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। याद रखना कब फाउंड की थी, 1913 में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। किसने की, फाउंड बाय लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, लाला हरदयाल फाउंडर थे, सोहन सिंह भकना फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, करतार सिंह साराभाई जो कि रेवोल्यूशनरी फिगर थे, भाई परमानंद और रामचंद्र भारद्वाज। याद रखना इंपॉर्टेंट लीडर थे कौन कौन से, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। ओके, सोहन सिंह भकना जो थे पहले प्रेसिडेंट थे इसके। अब हमारे पास है लाला हरदयाल फाउंडर थे, सोहन सिंह भकना जो थे वो हमारे पास पहला प्रेसिडेंट थे, और करतार सिंह साराभाई की रेवोल्यूशनरी थे, याद रखना। और भाई परमानंद और रामचंद्र भारद्वाज कौन कौन से थे, लाला हरदयाल फाउंडर थे, सोहन सिंह भकना जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके, करतार सिंह साराभाई की रेवोल्यूशनरी थे, भाई परमानंद और रामचंद्र भारद्वाज। ओके, ये आपने याद रखना। पर्पज़ क्या था, टू ऑर्गेनाइज इंडियन अब्रॉड एंड स्टार्ट ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया। टू ऑर्गेनाइज इंडियन अब्रॉड, मतलब कि टू ऑर्गेनाइज इंडियन अब्रॉड एंड स्टार्ट ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया, मतलब कि जो भी बाहर है इंडियन वाले, ठीक है, उनको इकट्ठा करने के बाद मतलब कि किसके अगेंस्ट लड़ना, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, टू ऑर्गेनाइज इंडियन अब्रॉड एंड स्टार्ट ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है। तो जितने भी बाहर इंडियन हैं उनको इकट्ठा करने के बाद मतलब किसके अगेंस्ट लड़ना है, ब्रिटिश रूल इंडिया। टू होम रूल लीग वर एस्टैब्लिश, दो होम रूल लीग वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब दो होम रूल लीग एस्टैब्लिश हुई थी ना, एक साथ नहीं, बाई बाल गंगाधर तिलक की पुणे इन अप्रैल 1916, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, 1916 में पुणे में एस्टैब्लिश किए। एनी बसंत इन लंदन इन जून 1916 एंड मद्रास इन सितंबर 19, और एनी बसंत ने क्या किया, लंदन में जून 1916 में की, और मद्रास में कब की, 1916 में, याद रखना। तो क्या किया, एनी बसंत ने लंदन में शुरू की कब, जून 1916 में, और इंडिया में कब की थी, सितंबर 1916 में, ये आपने याद रखना। तो लंदन में कब की थी एनी बसंत ने, 1916 में जून में, और इंडिया में कब की थी, सितंबर 1916 में, और कहाँ पे की थी, मद्रास में। ओके, कहाँ पे की थी, मद्रास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बसंत ने कहाँ पे की थी, मद्रास में। तिलक मोमेंट कंसंट्रेटेड ऑन, जो तिलक का मोमेंट था वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, महाराष्ट्र में, मीन्स पुणे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरारी। ओके, बेरार। ओके, तो ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। और बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट वाज जोसेफ बाप्टिस्ता। याद रखना, जो बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट कौन थे, जोसेफ बाप्टिस्ता। याद रखना कौन थे, तिलक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट वाज जोसेफ बाप्टिस्ता। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनके प्रेसिडेंट कौन थे, बाप्टिस्ता, जोसेफ बाप्टिस्ता। सेक्रेटरी कौन थे, एनसी कैलकर, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, एनसी कैलकर। प्रेसिडेंट कौन से थे, जोसेफ बाप्टिस्ता, और सेक्रेटरी कौन थे, कैलकर, एनसी कैलकर। एनी बसंत मोमेंट कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया, और जो एनी बसंत थे उन्होंने क्या किया, जो रेस्ट ऑफ इंडिया उस चीज़ को क्या किया, कवर किया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट कौन थे, जोसेफ बाप्टिस्ता, सेक्रेटरी कौन थे, कैलकर, एनसी कैलकर। बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट हुआ जोसेफ बाप्टिस्ता, और सेक्रेटरी कौन थे, एनसी कैलकर। एनी बसंत मोमेंट कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। बाल गंगाधर तिलक Gokhale's organization, servant of Indian society, did not have access to the Home Rule League.
बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइजेशन और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी उनको एसेस नहीं था होम रूल लीग में। ओके, अब न्यूज़पेपर क्या थे, किसके मतलब कौन कौन से एस्टेब्लिश पब्लिश किए थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर थे, एक था मराठा, दूसरा था केसरी। याद रखना, एक था मराठा, दूसरा था केसरी। मराठा को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया था, याद रखना, मराठा को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया था और केसरी को मराठी लैंग्वेज में। तो बाल गंगाधर तिलक जी के दो न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी। मराठा किस में पब्लिश किया था, इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। तो मराठा किस में पब्लिश किया था, इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। ओके, न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ओके, ये न्यूज़पेपर है किसके, एनी बेसेंट के। ओके, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके न्यूज़पेपर है, एनी बेसेंट के। ओके, अब हमारे पास जो न्यू इंडिया है, ये न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर स्ट्रांगली सपोर्टेड होम रूल लीग। जो ये हमारे पास न्यू इंडिया है, ये क्या करता है, ये स्ट्रांग सपोर्ट करता है किसको, होम रूल मूवमेंट को। याद रखना, स्ट्रांग डेली न्यूज़पेपर है। याद रखना, एनी बेसेंट की कौन सी डेली न्यूज़पेपर है, वो है न्यूज़ इंडिया। ये किसको सपोर्ट करता है, होम रूल मूवमेंट को। कॉमनवेल्थ ये किसने, ये दूसरी न्यूज़पेपर है एनी बेसेंट की। ये क्या करती है, ये वीकली जर्नल है फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल यूनिटी। याद रखना, जो हमारे पास एनी बेसेंट की वीकली और जर्नल है, क्या नाम है उसका, कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये क्या करती है, ये वीकली जर्नल फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। श्यामाजी कृष्णा वर्मा या भिकाजी कैम सेट ऑफ एन इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन इन 1905। याद रखना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, याद रखना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा और भिकाजी कैम सेट अप एन इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। याद रखना, इन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पे पब्लिश की थी, लंदन में, इन लंदन। याद रखना, कौन कौन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और बीकाजी कैम सेटअप एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी। इन्होंने क्या किया, होम रूल सोसाइटी कहाँ पे पब्लिश की थी, लंदन में, 1905 में। लाला लाजपत राय स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इन 1917। और जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल लीग जो थी वो ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क में स्टार्ट की 1917 में। ओके, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीका जी, उन्होंने क्या किया, कैम सेटअप एन इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पे पब्लिश की थी, लंदन में 1905 में। याद रखना, श्यामा जी कृष्ण वर्मा और बीका जी, उन्होंने क्या किया, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी वो कहाँ पे पब्लिश की थी, लंदन में 1905 में। लाला लाजपत राय स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट की थी न्यूयॉर्क में 1917 में। याद रखना, लाला लाजपत राय स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। याद रखना, लाला लाजपत राय ने क्या स्टार्ट किया था, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यू दिल्ली 1917 में। होम रूल मूवमेंट हैड ब्रॉट ए न्यू लाइफ इन द मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट ने क्या किया, एक नई लाइफ लेकर आए थे नेशनल मूवमेंट में। वैलेंटीन शिरोल रोट ए बुक। जो वैलेंटाइन शिरोल थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऑन बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऑन बाल गंगाधर तिलक के ऊपर किसने लिखी थी, वैलेंटाइन शिरोल ने क्या की थी, बुक लिखी थी। याद रखना, हु रोट द बुक। ठीक है, विंटन वैलेंटाइन शिरोल ने एक बुक लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऑन बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। एंग्लो इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मीण फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत सारे नॉन ब्राह्मीण और, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम और नॉन ब्राह्मीण जो थे फ्रॉम साउथ से, डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। इन्होंने क्या किया, मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। कौन कौन से, बहुत सारे ब्राह्मीण थे और मुस्लिम थे, उन्होंने क्या किया, नॉन ब्राह्मीण और जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस मूवमेंट फ्रॉम साउथ से, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। याद रखना, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मीण फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। ठीक है, बहुत सारे जो नॉन ब्राह्मीण थे और मुस्लिम थे, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। दे ऑल फेल्ट होम रूल वुड मीन रूल ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी, मैनली द हायर कास्ट हिंदू। याद रखना, वो ये विश्वास करते थे, ये उनके अंदर एक फीलिंग ये थी कि जो होम रूल लीग है, इसका मतलब है कि जो रूल है वो मैक्सिमम हिंदू मेजॉरिटी, मतलब बहुत सारे हिंदू क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर राज कर रहे हैं। ठीक है, मैनली द हायर कास्ट हिंदू, मतलब वो भी जो हायर कास्ट के हिंदू है वो राज कर रहे हैं। ठीक है, उनका ये, उनके अंदर ये चीज़ें थी। ओके, याद रखना, एंग्लो इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मीण फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत सारे जो मुस्लिम थे और जो नॉन ब्राह्मीण थे, उनका ये कहना था, मतलब जो साउथ से थे, उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। याद रखना, इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्या नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया। तो मोस्ट ऑफ द
मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मण फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, दे ऑल फेल्ट होम रूल, मतलब इन्होंने किसको ज्वाइन नहीं किया, होम रूल को ज्वाइन नहीं किया। उनको ये था कि भाई बहुत सारे इसमें हिंदूज़ हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में हिंदू है, और वो भी हायर कास्ट के, ठीक है। तो उनका अंदर ये वाली मतलब कि वो ये सोच रहे थे, ओके। तो वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कि एक बुक लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऑन बाल गंगाधर तिलक जी, ओके। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने क्या कि स्टार्ट किया इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यू दिल्ली 1917। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए थे, गवर्नमेंट मेजर अगेंस्ट द होम रूल लीग मूवमेंट क्या क्या मेजर लिए थे। सेवर रिप्रेशंस स्पेशली इन द मद्रास वेयर द स्टूडेंट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग। उन्होंने बहुत सारे सेवर रिप्रेशंस एस्टेब्लिश मद्रास में क्या हुआ था, जो जब भी जो स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट्स को प्रोहिबिट किया जाता था पॉलिटिकल मीटिंग करने से, ओके। तिलक वाज बियर्ड फ्रॉम एंटरिंग इन, मतलब कि जो तिलक थे उनको भी रोका गया था पंजाब और दिल्ली में, ठीक है, फ्रॉम एंट्रिंग पंजाब एंड दिल्ली। तिलक वाज बर्ड फ्रॉम, ठीक है, बियर्ड फ्रॉम एंट्रिंग इन पंजाब एंड दिल्ली। एनी बसंत एंड हर एसोसिएट वर अरेस्टेड, मतलब पंजाब और दिल्ली जाने से तिलक को रोका गया। जो एनी बसंत जी थे उनको भी अरेस्ट किया गया, और उस आपने उसके जो भी एसोसिएट थे उनके साथ 1917 में। एनी बसंत एंड हर एसोसिएट वर अरेस्टेड इन 1917। डिसाइडेड टू प्लेकेट द नेशनलिस्ट इन मोंटेग्यू अगस्त 1917 डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिसाइडेड टू प्लेकेट द नेशनलिस्ट इन मोंटेग्यूस अगस्त 1917 डिक्लेरेशन हुई थी। तिलक्स एंड बसंत एफर्ट इन द मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन एट लखनऊ। अब देखो तिलक और जो बसंत एनी बसंत जी थे उनके कोशिश से क्या हुआ, मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको दोबारा से मिला दिया गया था लखनऊ पैक्ट में 1916 में। रिसीव द कांग्रेस एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, ओके। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट। एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एज इट वाज कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट। एक अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वाइंट एक्शन, उन्होंने एक ज्वाइंट एक्शन शुरू किया था। एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट वाज रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ये किसके बीच में हुआ था चीज़ें, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एज इट वाज कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट। तो याद रखना कौन सा थे यहाँ पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी। लखनऊ पैक्ट 1916 में वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, किसके बीच में एग्रीमेंट हुई थी, याद रखना लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइट हो चुके थे, और एक्ट किसके बीच में, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। फॉर ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, मतलब इनका क्या था कि भाई ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड चाहिए उनको, ठीक है, फुलफिल होनी चाहिए। एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इनका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड थी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी 8 लखनऊ। लीडर कौन कौन से इन्वॉल्व थे, बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो लखनऊ पैक्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, ओके। एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट इज कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द, किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुई थी, ये हुई थी हमारे पास कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फॉर ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट लखनऊ। लेटर इन्वॉल्व बाल गंगाधर, मतलब कि कौन इन्वॉल्व हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना। आई होप एवरीबॉडी नो मोर टू द मेन फीचर क्या आ गया, कांग्रेस एस्केप्ड स्प्लिट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। मेन फीचर क्या था, जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया था स्प्लिट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए। कांग्रेस एक्सेप्टेड स्प्लिट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, एक अलग मतलब कि कांग्रेस एक्सेप्टेड स्प्लिट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम के लिए स्प्लिट इलेक्टोरेट का एक्सेप्ट कर दिया। बोर्ड डिमांड ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द फ्रॉम द ब्रिटिश, उनकी डिमांड थी कि भाई उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ब्रिटिश। एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो था उसके ऊपर भी उन्होंने एग्रीमेंट की थी, ओके। तो क्या क्या था, मैन फीचर कांग्रेस एक्सेप्टेड स्प्लिट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, बोर्ड डिमांडेड ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश, एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। सिग्निफिकेंस क्या था, मॉडरेट्स और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी दोनों मिल चुके थे, मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो चुके थे इसमें। कांग्रेस और मुस्लिम जो मुस्लिम लीग थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड थी। स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब कि उन्होंने स्ट्रेंथन करना अपने फ्रीडम मूवमेंट को किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के। इनकेस प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे क्या होगा, जब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होगी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग सारे मिलकर काम करेंगे, तो किसके ऊपर प्रेशर होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। जिन्ना गॉट द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट, जो जिन्ना था उनको क्या मिला, एक टाइटल मिला एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट, एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम एंड कांग्रेस यूनिटी
बाय सरोजिनी नायडू, याद रखना। तो जिन्ना गॉट द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट, जिन्ना को क्या मिला, एक टाइटल मिला एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट का, या एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम एंड कांग्रेस यूनिटी, और ये भी टाइटल मिला एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम एंड कांग्रेस यूनिटी का बाय सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा उनको एक टाइटल मिला एम्बेसडर, किसको, जिन्ना को, ओके, क्योंकि मुस्लिम और कांग्रेस को इन्वाइट किया था। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आईएनसी एक्सेप्टेड स्प्लिट इलेक्टोरेट 1909 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया था स्प्लिट इलेक्टोरेट 1909 में, और मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1909 में स्प्लिट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर दी। ठीक है, आईएनसी ने, आईएनसी एक्सेप्टेड स्प्लिट इलेक्टोरेट और मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, 1/3 सीट टू द मुस्लिम, मतलब कि 1/3 जो सीट होना चाहिए वो मुस्लिम को होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 5 ईयर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने होने चाहिए, मुस्लिम के लिए कितनी सीट होनी चाहिए, 1/3, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने होने चाहिए, 5 साल की। इंडियन काउंसिल एन्यूल कैंसिल, मतलब इंडियन जो काउंसिल थी वो एन्यूल्ड होगी। ठीक है, उनको एन्यूल करना था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसको एन्यूल कैंसिल कर दिया 1911 में, याद रखना। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड 1911, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन 1911। ओके, नो मोर टू, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर। देखो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेकर आता हूँ, फिर भी 1 या 2 बच्चा बड़ा मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहा है। ओके, ये तो गलत बात है। आप लोगों के लिए इतना मैं फ्री में इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप देखो, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है, कि मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों का उसमें बेनिफिट हो रहा है ना। और ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो भी इतना बेस्ट कंटेंट से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ओके,